तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके में। आज मैं बताना चाह रहा हूँ 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोबल क्लासिक 12th का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा विद आंसर के साथ। तो बच्चों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव होगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कब अडॉप्ट किया था। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए है 1991, बी है ऑप्शन 1993, सी है 1998 और डी है 2001। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए 1991 में उन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, यानी इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों ड्यू टू फिजिकल डिफेक्ट, ड्यू टू एडवर्स बीओपी और राइज इन प्राइसेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑल ऑफ दिस। ये सारे कारण हैं इसलिए भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेक प्लेसेस, व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस। तो इसका ऑप्शन ए है 1985, बी है 1990 91, सी है 1995 और डी है 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी 1990 91। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF ड्यूरिंग द 90s टू बेल इंडिया आउट, यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 90s में यानी 1990 के दशक में कितने का लोन दिया था ताकि इंडिया बेल आउट से बाहर आ जाए फॉर द क्राइसिस, जो भारत में क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ऑप्शन ए है 10 मिलियन डॉलर, उसके बाद बी है ऑप्शन 10 बिलियन डॉलर, सी है 7 बिलियन डॉलर और डी है 20 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए सी है 7 बिलियन डॉलर दिया था IMF और वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेन फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेन फ्यूचर क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल अबव दिस। तो इसका आंसर ऑल अबव दिस होना चाहिए। देखते क्या है ऑल अबव दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनाया गया था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर हाउ मेनी इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग इज स्टिल नेसेसरी, 7, 6, 9 और 10। ये 3 ऑप्शन में बच्चों आंसर हो जाएगा 6 इंडस्ट्री में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कोई अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, जैसे हथियार वगैरह, बारूद वगैरह, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हाउ मेनी इंडस्ट्री इंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी कितनी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था। ऑप्शन ए 6, बी है 10, सी है 2 और डी है 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 2 सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को पब्लिक के लिए रिजर्व किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना लिमिट था, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने का। तो ए ऑप्शन है 50 लाख, बी ऑप्शन है 1 करोड़, सी ऑप्शन है 25 लाख और डी है 75 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ का आपका स्मॉल लिमिट था, इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, When was VAT introduced in most of the state of India, यानी VAT जो होता है ये किसी चीज़ पे टैक्स लगाई जाती है, जो लिक्विड चीज़ें होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है 1995, बी है 2001, सी है 2005 और डी है 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी 2005। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है 164, ए ऑप्शन में, बी में 120, सी में 96 और डी में 48। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 164 कंट्री WTO का सदस्य देश है।
यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन WTO एस्टैब्लिश, यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1996, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 2000 और डी ऑप्शन है 1995। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी 1995 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड, यानी WTO का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी वॉशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी जेनेवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, अब आ गया फिलअप्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 एज इट फेल्ड टू रीपे इट्स डैश फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोइंग। जो भारत इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ गया? क्योंकि 1991 में जो भारत लोन ले रखा था विदेशों से, वो उन्हें चुका नहीं पा रहा था, इस वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डैश इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी बोरोइंग ओवर इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, टू ओवरकम द क्राइसिस इंडिया अप्रोच्ड IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर डैश, यानी भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने अप्रोच किया था। लोन के लिए अप्रोच किया होगा, लोन के लिए अप्रोच, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जो होते हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे क्राइसिस होती है इकोनॉमिक्स की, तो वो अप्रोच करते हैं उस देश को कि आप हमारे से लोन ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू ऑल दोज मेजर्स दैट एम एट रेंडरिंग टू इकोनॉमिक मोर इफिशिएंट कम्पिटिटिव एंड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डेवलप्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव डैश डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बैलेंस्ड इकोनॉमी, बैलेंस्ड डेवलप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइनेंशियल सेक्टर वर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस मैटर विदाउट कंसल्टिंग गवर्नमेंट, यानी फाइनेंशियल सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था कि आप किसी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं किसी मैटर पर बगैर कंसल्टिंग किए। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI, गवर्नमेंट नहीं होगा, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बगैर कंसल्ट किए वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म लीड टू द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज टू डैश इंडियाज कम्पिटिटिव पोजीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंक्रीज इंडियाज कम्पिटिटिव पोजीशन। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ बिकम an important destination for global dash since the reforms। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटसोर्सिंग। एक बड़ा मार्केट हो गया था इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड डैश ट्रेड, यानी दो देशों के बीच जो ट्रेड होती है उसको कौन सा ट्रेड कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बायलैटरल ट्रेड, यानी बायलैटरल ट्रेड जो होता है ये दो देशों के बीच का ट्रेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ एक्सपीरियंस डैश इन द ग्रोथ पैटर्न। इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएशन। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके पास एक्सपीरियंस होता है फ्लक्चुएशन का, जो ग्रोथ पैटर्न कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेट है इनका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेसिपेट डिफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991। ये बात सही है, ये ट्रू होना चाहिए।
सॉरी फॉल्स, मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स का था उसमें फोर्स किया गया था इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के 1991 में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्राइसिस लीड टू राइज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ए कंडीशन टू सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को अनाउंस किया था ताकि इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज abolished on the products except on those which were important from profit point of view, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द रुपी वॉज डेवलप्ड टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी रुपीज़ जो है वो डिवोल्यूटेट किया था, रिजॉल्व किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू अवॉइड रिगिडिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, प्राइवेट ओनरशिप इज कैपेबल टू आउटलिस्टिंग कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली, जो प्राइवेट ओनरशिप होता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है किसी कैपिटल यानी पैसे या रिसोर्सेज को कमाने के लिए इफिशिएंटली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको किसी भी तरीके से बेनिफिट चाहिए होता है, चाहे कैसे भी हो, इसीलिए मोर कैपेबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गट इज़ द सक्सेसर टू WTO, गट जो है वो सक्सेसर है WTO का, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स रिजल्टेड इन द प्रीपेड इंक्रीज इन FDI एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब किया गया था, गल्फ क्राइसिस, उसके बाद WTO स्थापना इस्टेब्लिश कब किया गया था, उसके बाद आगे का पॉइंट होगा इसका वैट कब लाया गया था, वैट, गट, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है GST एंड डीमोनेटाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये मैचिंग है, इसका आंसर है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लाया गया था, गल्फ क्राइसिस 1990-91 में, WTO 1995 में स्थापना किया था, वैट 2005 में लागू किया गया था स्टेट्स के द्वारा, इंडियन स्टेट्स के द्वारा। उसके बाद है गट 1948 में लाया गया था, लिबराइजेशन एबॉलिटिंग टू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग प्रथा को हटाने के लिए, उसका प्राइवेटाइजेशन, सेल पब्लिक सेक्टर शेयर्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद 9 और 10 है GST एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद है डिमोनेटाइजेशन, स्प्लिटिंग करेंसी यूनिट, यानी जो हमारे देश में करप्शन बढ़ जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। तो बच्चों ये आपका वर्कशीट समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए और बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।